आज का यह 10वां नंबर का थ्योरी और जो है कंसेप्ट का वीडियो है। आप सभी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को बहुत बहुत जो है स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सीधी बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्टाफ नर्स का तैयारी कर रहे हैं 11,389 पदों के लिए, साथ में अगर आप CHO के भी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी ये बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि CHO में भी 20 क्वेश्चन नर्सिंग से पूछेगा 40 नंबर का, तो बिल्कुल आप भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए पहला है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से हमारे देश में मार्च 1992 में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। आपसे कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है BFHI का फुल फॉर्म पूछता है, तो यही BFHI का फुल फॉर्म बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव होता है। ओके, आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह कब शुरुआत की गई, तो 1992 में। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है एक निश्चित स्तनपान, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना। ओके, नेक्स्ट है नवजात में यानी नए शिशु में, नियोनेट्स में हाइपोथर्मिया की रोकथाम हेतु। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है? तापमान का कम जाना, ठीक है, नॉर्मल से कम जाना, वही हाइपो मतलब कम ना होता है, थर्मिया मतलब उष्मा यानी तापमान। हाइपोथर्मिया के रोकथाम हेतु उसे माँ के चेस्ट से जो है निपटा कर रखना चाहिए। इसे कंगारू मदर केयर कहते हैं। देखिए KMC शॉर्ट में होता है कंगारू मदर केयर। इसमें होता यह है कि अगर नवजात बच्चा जन्म लेता है और उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से भी कम होता है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बनाने के लिए जो है माँ के सीने से लिपटा कर बच्चे को रखा जाता है, और वह KMC होता है, और इसे स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है नवजात में कोर्ड क्लैंप। कोर्ड क्लैंप का मतलब होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो नाभि नाल को काटा जाता है ना, प्लेसेंटा को अलग किया जाता है, बच्चा को नाभि नाल को काट कर, तो नाभि नाल को जो है क्लैंप कर दिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है, समझ गए, तो वो कोर्ड क्लैंप होता है। इस करते समय पहला बंधन नवजात की अम्बिलिकस से लगभग 2.5 सेंटीमीटर के दूर पर बांधना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब हम कोर्ड क्लैंप करते हैं, जब हम नाभि नाल को हम बांधते हैं, तो जो नाभि नाल होता है उसको नाभि से कितने दूरी पर पहला बंधन लगाएंगे, पहला बंधन कितने दूरी पर लगाएंगे नाभि से। तो जो अम्बिलिकल कोर्ड होता है उसको थोड़ा सा बड़ा काटते हैं, और बड़ा काटते हैं और 2.5 सेंटीमीटर दूर पर पहला बंधन लगाते हैं, और दूसरा बंधन जो है पहले से लगभग 5 सेंटीमीटर के दूरी पर लगाते हैं, ठीक है। दूसरा बंधन ट्विंस प्रेगनेंसी की स्थिति में कोर्ड से हेमरेज की संभावना को रोकता है, इसके साथ ही बेड पर रक्त फैलने को रोकता है। कहने का मतलब है जब कोर्ड का क्लैंप किया जाता है तो 2 बंधन होता है, एक यहाँ पे और दूसरा फिर जो है यहाँ पे होता है। दूसरा बंधन अगर कोई जुड़वा बच्चा हुआ है तो वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा होने की संभावना होता है, तो उसमें यह जो है रोकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है नवजात शिशु बॉडी के सफाई हमेशा सिर से पाँव की दिशा सेफलोकॉर्डियल डायरेक्शन में करनी चाहिए, अर्थात सर्वप्रथम सिर की सफाई करनी चाहिए। तो नवजात जो शिशु होता है निकलने के बाद गर्भ से उसको सफाई होता है, तो सफाई हमेशा सिर से लेकर सिर के साइड से होते हुए नीचे पाँव की दिशा में करनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है, ये सब कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट है। अगर आपसे पूछ देगा कि बच्चा जन्म के लेने के बाद बच्चे के सफाई में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक रहेगा कि जो सफाई है पाँव से सिर के दिशा में होनी चाहिए, सॉरी सिर से पाँव की दिशा में, ठीक है, पाँव से सिर की दिशा में, ठीक है, या नीचे से ऊपर या आगे से पीछे, ऐसे करके दे देगा, तो आपको मालूम रहेगा तब तो आप लगाएंगे ना। आगे है नवजात शिशु के लीवर के पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने के कारण इसका प्रोथ्रोम्बिन स्तर कम होता है, परिणाम स्वरूप इनमें ब्लीडिंग होने की रिस्क रहती है। अतः इससे बचाव हेतु इन्फेंट्स को 1 mg विटामिन K का जो है IM मार्ग से जो है लगाना चाहिए। देखिए होता क्या है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसका लीवर उतना मैच्योर नहीं रहता है, लीवर जो है ठीक से काम नहीं पूरा विकसित नहीं रहता है। इस कारण चूँकि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है यह ब्लड क्लॉट में मदद करता है,
तो प्रोथ्रोम्बिन का स्तर कम होता है क्योंकि लीवर से डायरेक्ट प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है। तो लीवर मैच्योर नहीं है मतलब प्रोथ्रोम्बिन भी नहीं रिलीज होगा, और जब प्रोथ्रोम्बिन का स्तर कमेगा तो ब्लड जो क्लॉटिंग है उसमें जो है समस्या होगा, यानी नहीं क्लॉट कर पाएगा, और उससे ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा रिस्क रहती है। ठीक है, अतः इससे बचाव हेतु इन्फेंट्स को 1 mg विटामिन के का इंजेक्शन IM मार्ग से दिया जाता है ताकि बच्चे में ब्लीडिंग को रोका जा सके। ओके, आगे है ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम। ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम एक आँख की समस्या है जो नवजात बच्चा में जो है जन्म से लेकर 21 दिनों के भीतर जो है ये चीज़ें आँखों में हो सकता है। अब इससे होता ये है बेसिकली कि जन्म के समय बच्चा का आई जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो होता ये है कि बच्चा का आँख में जो है सफ़ेद कलर का डिस्चार्ज आँख से आने लगता है, समझ गए, आँखों में लालिमा आने लगता है बच्चा का, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है, और ये जो है होता है बर्थ प्रोसेस यानी जन्म के समय इन्फेक्शन होने से, समझ रहे हैं। तो ये जो होता है आँखों का एक जो है इन्फ्लामेशन होता है जो ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम के नाम से जाना जाता है, समझ गए। आगे है बिलुब्रिन RBC के ब्रेक डाउन के फलस्वरूप जो है निर्मित होता है। बिलुब्रिन जो होता है जब RBC टूटता है तो जो है आपके बिलुब्रिन जो है बनता है। ओके, आगे है समानता फिजियोलॉजिकल जिंडिस। अब जो बिलुब्रिन होता है ये डायरेक्ट इसका स्तर अगर बॉडी में बढ़ता है तो जानते हैं कि आपके या किसी के भी बॉडी में बिलुब्रिन लेवल बढ़ने से जो है वह बॉडी को जॉन्डिस के तरफ ले चलता है, बॉडी पीलापन वगैरह होने लगता है, वीक होने लगता है। तो ये जो जॉन्डिस होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस टर्म जो है नियोनेट्स में 7 से 10 दिन के बीच, तथा जो देखिए जो टर्म वाला समय वाला बच्चा होता है जो समय से जन्म लेता है उसको 7 दिन से 10 दिन के बीच, तथा जो समय से पहले जन्म लेता है उसको 14वें दिन तक स्वतः ही गायब हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है बच्चे में, हर बच्चा में जन्म लेने के बाद जो है लगभग हर एक बच्चा में जॉन्डिस होता है, लेकिन जो समय से जन्म लेते हैं जिनका अवधि पूरा रहता है बच्चे को उसको यह 7 से 10 दिन में ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, समझ गए, जो फिजियोलॉजिकल होता है। और जो प्री टर्म जो समय से पहले ही जन्म ले लिया रहता है बच्चा तो उसको 14वें दिन लगता है, 14 दिन तक लगता है इसको समाप्त होने में, और ये चीज़ें ऑटोमेटिक जो है गायब हो जाती है। अतः इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस दौरान माता को अपने नवजात को लगातार ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहने की सलाह देनी चाहिए। अगर किसी कंडीशन में ये चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक नहीं होती है तो फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है। लेकिन इतना बात समझिए कि जो भी बच्चा जन्म लेता है लगभग सब में जॉन्डिस रहता है, समझ गए, लेकिन वह धीरे धीरे ऑटोमेटिक जो है ख़त्म हो जाता है 7 से 10 दिनों में। और अगर थोड़ा सा बच्चा आपका प्री टर्म में हो चुका है तो 12 से 14 दिन में ठीक हो जाता है। ओके, तो आगे है बच्चे का जो औसत बच्चे का जन्म के समय जो वज़न होता है औसतन 2.5 से 3 किलो होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। आगे है 5 माह की एज पर बच्चे का वेट जन्म के वेट का 2 गुना अर्थात लगभग 5 किलो से 6 किलो के बीच हो जाता है। कहने का मतलब है बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका अगर 2.5 kg वज़न होगा तो जन्म के 5 महीने के बाद यानी बच्चा का जब 5 महीना हो जाएगा तो उसका वज़न जो है 2 गुना हो जाएगा, मतलब 5 kg। अगर जन्म के समय 3 kg का रहा तो वह 6 kg का हो जाएगा, इसीलिए 5 से 6 kg के बीच कहा गया है। आगे है 12 महीने के बच्चे का वेट अपने जन्म के वेट का लगभग 3 गुना हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में कि कब बच्चा अपने वजन के जन्म के वजन का 2 गुना हो जाएगा, कब 3 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना की बात करेगा तो 5 महीने पर, 3 गुना के बात करेगा तो 12 महीने पर, ठीक है, यानी 1 साल पर। आगे मैं बढ़ता हूँ। जॉन्डिस नवजात में पाई जाने वाली एक गंभीर बीमारी है जिसमें सीरम बिलुब्रिन लेवल सामान्य की तुलना में बहुत बढ़ जाता है। इस रोग में बच्चे की स्किन तथा म्यूकस मेम्ब्रेन पर पीलापन दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि जॉन्डिस अगर बच्चे में जो मैंने ऊपर बताया कि ऑटोमेटिक वह जो है ख़त्म हो जाता है बिलुब्रिन, क्योंकि RBC ब्रेक डाउन होता है, उसके फलस्वरूप आपका बिलुब्रिन बनता है। तो बच्चे में RBC बहुत जल्दी नष्ट होता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी नष्ट होता है। यही कारण है
कि जल्दी जल्दी बिलिरुबिन का लेवल जो है बढ़ता है, तो 7 से 10 दिनों में सब में बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपका मैच्योरिटी होने लगती है लीवर वगैरह की, सब चीज़ ठीक होने लगता है, बच्चा धीरे धीरे सामंजस्य स्थापित करने लगता है, तो ऑटोमेटिक यह जो है बिलिरुबिन ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन अगर नहीं ख़त्म हो, मतलब जॉन्डिस को सूचित कर रहा है, तो जॉन्डिस अगर वो हो गया तो एक गंभीर बीमारी होता है। और सिर्फ होता ये है कि आपके सीरम का लेवल जो बिलिरुबिन का है वो नहीं घटता है, ठीक है, जो स्वतः ख़त्म होना चाहिए वो नहीं ख़त्म होता है। इस कारण से बच्चे में लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है बिलिरुबिन का। और हम जानते हैं जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो वह बिलिरुबिन अंदर से, बॉडी के अंदर से त्वचा पर जमने लगता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पर पीलापन जो है छाप छोड़ने लगता है, जो कि लोग कहते हैं कि पीलापन हो रहा है, जॉन्डिस हो गया है। ओके, आगे देखिएगा, इंडोमेट्रियम गर्भाशय के चारों ओर पाए जाने वाले सबसे आंतरिक जो है लेयर है। देखिए, मैं आपको हर एक तरह से क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपको सब जगह से थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। तो देखिए, यूट्रस आपका मैं पढ़ा चुका हूँ यूट्रस के बारे में कि कितना जो है फैलता है, नॉर्मल में कितना रहता है, गर्भ में, पूर्ण गर्भ में कितना फैलता है, ठीक है। यूट्रस एक पूर्ण मांसल्स का बना हुआ मस्क्यूलर जो है ऑर्गेन है, खोखला मांसल्स का ऑर्गेन है। खोखला तभी ना बच्चा उसमें जो है रह पाता है और बच्चा पूरे 9 महीने पल पाता है, वही चीज़ें हैं। गर्भाशय आपका 3 लेयर से बना है, मैं अभी क्लियर कर दूं, 3 लेयर से बना है, 3 मस्कुलर लेयर से बना है। इंडोमेट्रियम सबसे जो है आपका अंदरूनी लेयर होता है। उसके बाद पेरीमेट्रियम जो है आपका क्या होता है, इसका सबसे बाहरी लेयर होता है। एंड इसके बीच में जो लेयर होता है मायोमेट्रियम होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है, देख लीजिए, यूट्रस की समान पोजीशन एंटीवर्टेड एवं एंटीफ्लेक्स्ड होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूट्रस के सबसे नॉर्मल पोजीशन कौन सा होता है, बताइए। इन चार में से अलग अलग दे देगा। एक रहेगा आपका एंटीवर्टेड या एंटीफ्लेक्स्ड, कोई भी जो है दोनों में से कोई भी एक दे देगा। तो आप पढ़े रहेंगे तब ना पता चलेगा कि यूट्रस का समान जो है क्या होता है पोजीशन, तो एंटीवर्टेड या एंटीफ्लेक्स्ड होता है। समझ गए। समान प्रसव नॉर्मल डिलीवरी को क्या बोलते हैं, यूटोसिया बोलते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे तभी याद रहेगा, रटने से चीज़ें याद नहीं होते हैं। आगे है, गर्भाशय को आर्टेरियल ब्लड सप्लाई गर्भाशय धमनी यूटेराइन आर्टरी के द्वारा जो है, यूटेराइन आर्टरीज इंटरनल आर्टरी जो है से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि गर्भाशय को जो ब्लड सप्लाई करता है वह यूटेराइन आर्टरी करता है, यानी गर्भाशय के धमनियाँ जो है गर्भाशय को रक्त आपूर्ति जो है करता है, ठीक है। और मैं बता दूं, ये यूटेराइन आर्टरी कहाँ से उत्पन्न होता है, तो यह आंतरिक इलियाइक धमनी से उत्पन्न होता है, जो पूरे यूट्रस को ब्लड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी ब्लड अगर बॉडी के ऑर्गेन में नहीं जाएगा वहाँ फिर आपको समस्या हो जाएगा, वहाँ का टिश्यू मरने लगेगा। तो गर्भाशय में भी तो ब्लड सप्लाई जरूरी है ना, तो गर्भाशय में जो ब्लड सप्लाई करता है वो यूटेराइन आर्टरीज करता है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। गर्भाशय से वीनस ब्लड इंटरनल इलियक वेन में प्रवाह। अब ब्लड जो डीऑक्सीजनेट है गर्भाशय से निकलना भी जरूरी है, तो निकलता है किसके द्वारा, इलियक वेन में प्रवाहित होता है और ये निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निषेचित अंग। देखिए, निषेचित अंडे का मतलब होता है कि उसमें फर्टिलाइज हो गया अंडा। वही अंडा जो फर्टिलाइज होता है, जो मेल के शुक्राणु से मिल गया रहता है, फर्टिलाइज की क्रिया हो गई होती है, उसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो जो निषेचित अंडे होता है, निषेचित अंडे का मतलब वैसा अंडा जो मेल के स्पर्म से मिल चुका हो, जो फर्टिलाइज हो चुका हो। तो वो अंडा का आरोपण, इम्प्लांट जो होता है वह यूट्रस में होता है, ठीक है। निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन आरोपण कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, पता होना चाहिए। आगे है अंडाशय। अंडाशय मतलब ओवरीज, जहाँ से अंडा निकलता है, रिलीज होता है। अंडाशय मादा जनन ग्रंथियाँ फीमेल ग्लैंड्स होती हैं, समझ गए, जिनकी संख्या 2 होती है।
प्रत्येक ओवरी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्रमशः 3-2-1 सेंटीमीटर होती है। यानी कहने का मतलब है कि माय डियर मैं बता दूं कि आपका जो ओवरीज होता है, जैसे झिल्ली नुमा इधर से, झिल्ली नुमा अंगुली निमन संरचना इधर से, और इसमें जो है आपका जो है क्या होता है, 2 ओवरी जो है आपको पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये दोनों ओवरी जो है आपका हो गया। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 3-2-1 के याद रखिएगा। आगे है मीजोबेरियम। मीजोबेरियम नामक संरचना के द्वारा प्रत्येक ओवरी ब्रॉड लिगामेंट की पृष्ठ सतह से जुड़ी रहती है। कहने का मतलब है, आप लोग को मैं बता दूं कि जैसे आप लोग पढ़े हैं कि ऐसे जो है आपको होता है, ठीक है, और ऐसे है, तो यहाँ पे जो है आपको अंडा रहता है, इधर भी अंडाशय रहता है, तो इधर से जो जुड़ा होता है वह लिंगामेंट, मीजोरियम, देख लीजिए, मीजोबेरियम नामक संरचना जो प्रत्येक ओवरी ब्रॉड, ओवरी मतलब जो अंडाशय होता है, जो आपका अंडा होता है, उसके पृष्ठ सतह से जुड़ी रहती है। मतलब यूट्रस में देखते होइएगा, इधर भी उंगली की संरचना, इधर की भी उंगली की संरचना, और उंगली जो है इधर भी यूट्रस से जुड़ा, इधर भी यूट्रस से जुड़ा हुआ रहता है, ऊपर में भी जुड़ा रहता है, यही चीज़ें हैं। आगे है नर में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया में लगभग 61 दिन का समय लगता है। कहने का मतलब है कि नर में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया में कितने समय लगता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने में कितने समय लगता है, तो लगभग यह 61 डेज का समय लगता है। आगे मैं चलता हूँ यहाँ पे माय डियर। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया बॉडी टेम्परेचर से लगभग 3 डिग्री से 0 से लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर सफलतापूर्वक घटित होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो स्पर्म का बनना जो होता है वह बॉडी टेम्परेचर से लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर यह घटित होता है। तो इसीलिए देखते होइएगा, आप लोग ध्यान रखते हैं कि हमारा जो स्क्रोटम होता है मेल का, वह बाहर क्यों लटका हुआ होता है, ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, आगे है नर युग्मक तथा मादा युग्मक अनुगुणित होते हैं, परंतु निषेचन के बाद बनने वाला जाइगोट द्विगुणित होते हैं। देखिए, जो नर का युग्मक है और जो फीमेल का युग्मक है, यह अनुगुणित होते हैं, परंतु जैसे ही दोनों मिलता है, नर और मादा का नर का स्पर्म और मादा का अंडा दोनों मिलता है, निषेचन होता है, तो ये जो निषेचित जाइगोट जो होता है यह द्विगुणित होता है, यह अनुगुणित नहीं होता, यह द्विगुणित होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है, तो यहाँ पे ये है कि जो आरोपित जो आपका यूट्रस में जो प्रोडक्ट होता है निषेचित, वो यूट्रस में आरोपित होता है। अब यूट्रस का अंदरूनी लेयर होता है इंडोमेट्रियम। ठीक है, इंडोमेट्रियम, जो भी भ्रूण जो इम्प्लांट होता है, तो इम्प्लांट में जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो इंडोमेट्रियम से ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद में बॉडी की अग्र या पृष्ठ, इंटीरियर या पोस्टीरियर भित्ति में होता है। वही चीज़ें हैं कि इम्प्लांट जो है इंडोमेट्रियम के आगे या पीछे के भित्ति में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडोमेट्रियम के साथ में ये रहता है ज़्यादा नज़दीक में। आगे मैं बढ़ता हूँ, तो इम्प्लांट की प्रक्रिया यानी जो आरोपण की प्रक्रिया होती है, उसमें निषेचन के 6ठे या 7वें दिन प्रारंभ होती है तथा 11वें दिन यह पूर्ण होती है। कहने का मतलब है कि जैसे मेल का स्पर्म, फीमेल का अंडा, दोनों आपस में मिला, फर्टिलाइज हो गया, निषेचन हो गया। निषेचन कहाँ हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का। लेकिन ये क्या होता है, 6ठे से 7वें दिन ये प्रारंभ हो जाता है इम्प्लांट करने का। इम्प्लांट कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। यूट्रस के कहाँ? इंडोमेट्रियम के दीवार के नियर में होता है। ठीक है, वॉल के नियर में। और यह कंप्लीट कब हो जाता है? 11वें दिन कंप्लीट हो जाता है इम्प्लांटेंस की प्रक्रिया। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। इम्प्लांट के द्वारा फर्टिलाइज ओवम, यानी इम्प्लांट जो आरोपण है उसके द्वारा जो निषेचित ओवम है माँ के गर्भाशय से जुड़ जाता है, यानी यूट्रस से जुड़ जाता है, और इससे ऑक्सीजन तथा
पोषक पदार्थ प्राप्त करता रहता है, जिससे इसकी आगे की वृद्धि हो जाती है। मैंने क्या कहा, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो निषेचित प्रोडक्ट होता है, जो निषेचन होने के बाद आरोपण जो यूट्रस में होता है, यूट्रस में किसके दीवार के नज़दीक होता है, तो यूट्रस में होता है इंडोमेट्रियम, गर्भाशय के अंदरूनी जो दीवार होता है, अंदरूनी लेयर, उसके नज़दीक में इम्प्लांट होता है। और जो भी ये इम्प्लांट जो हो जाता है आरोपण, यह भ्रूण के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगता है। और जो है यह सारा चीज़ जो है जब तक प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता है, तब तक यह जो अपना पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन जो है इसी एंडोमेट्रियम वाले भाग से जो है लेता है, और धीरे धीरे आगे इसकी वृद्धि हो पाती है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। भ्रूण के फेफड़ों फीटल लंग्स गैसेस एक्सचेंज नहीं करते हैं। भ्रूण के जो फेफड़ा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपको ब्लड गैसेज जो होते हैं उसका आदान प्रदान एक्सचेंज नहीं होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ छोड़ भी रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, लेकिन भ्रूण के फेफड़ा में ऐसा नहीं होता है। आगे है भ्रूणीय फेफड़ा फीटल लंग्स में कुल रक्त आयतन का केवल 1% रक्त सप्लाई होता है। कहने का मतलब है भ्रूण का जो फेफड़ा होता है, कुल रक्त आयतन का केवल 1% ही जो है भ्रूण के लिए सप्लाई हो पाता है। चीज़ें को एकदम गौर से देखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। भ्रूण के लिए प्लेसेंटा ही ऑक्सीजन का सोर्स होती है। अब जैसे जैसे देखिए, जब तक जाइगोट है, जब तक वह जो है एक युग्मनक के रूप में जब तक इम्प्लांट हुआ है, जब तक धीरे धीरे वह अंडा के रूप में है, तब तक तो वह जो है अपना सारा पोषण ऑक्सीजन लेगा इंडोमेट्रियम से, यूट्रस के आंतरिक लेयर से। लेकिन जैसे जैसे वह अंडा धीरे धीरे भ्रूण के रूप लेगा, बच्चा के रूप लेगा, उसका निर्माण आगे बढ़ेगा, वृद्धि विकास, तो क्या होगा, धीरे धीरे प्लेसेंटा का भी निर्माण हो जाता है। यूट्रस के साथ जो लगे कर रहता है अटैच होकर, धीरे धीरे उसका भी निर्माण हो जाता है, अपरा का। और फिर जो है जब भ्रूण कंप्लीट विकसित हो जाता है तो उसका नाभि नाल प्लेसेंटा से लग जाता है, और सारा जो है स्रोत जो है ऑक्सीजन का प्लेसेंटा से ही मिलने लगता है। ठीक है, आगे है कि फीटल हेड के दाएं आलिंद, यानी जो फीटल जो भ्रूण का सिर है उसका राइट जो आपका आर्ट्रिया में सर्वाधिक ऑक्सीजन संतृप्तता वाला रक्त पाया जाता है। देखिए यहाँ पे हेड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। फीटल हार्ट के जो दाएं आलिंद होता है, राइट एट्रियम जो होता है, इसमें सर्वाधिक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है पाई जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा रक्त का जो है ऑक्सीजन वाला रक्त जो है फीटल के राइट एट्रियम में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रूण में अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन युक्त रक्त लेकर जाती है। कहने का मतलब है कि भ्रूण में जो अम्बिलिकल वेन होता है, जो अम्बिलिकल वेन होता है वह ऑक्सीजन और पोषण युक्त रक्त लेकर जो है भ्रूण के अंदर जाता है। तो भ्रूण के केस में उल्टा होता है। भ्रूण के केस में अगर अम्बिलिकल वेन है तो वह ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेकर जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल मतलब होता है नाभि, ठीक है, नाभि याद रखिएगा। तो नाभि जो होता है, नाभि जो धमनी है, अम्बिलिकल जो आर्टरी है, भ्रूण से तुलनात्मक कम ऑक्सीजन तथा उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, ठीक है ना, क्रिएटिन आदि रक्त प्लेसेंटा तक लेकर जाती है। कहने का मतलब है कि बच्चा से आदान प्रदान प्लेसेंटा और बच्चा, और बच्चा से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से बच्चा। तो अम्बिलिकल वेन कहेगा तो अम्बिलिकल वेन जो होगा वह जो है आपको प्लेसेंटा से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेकर बच्चे को पहुंचाएगा, और बच्चे से जो कम ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जो उत्सर्जी पदार्थ है, वह जो है अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा प्लेसेंटा को भेज देता है। क्योंकि बच्चा से प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से बच्चा, यही तो है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे टर्म के समय, यानी समय के जब पूरा समय हो जाता है, समय परिपक्व प्लेसेंटा का वेट लगभग 500 ग्राम तथा डायमीटर लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर होती है। टर्म कहने का मतलब है कि पूरे समय जब कंप्लीट हो जाता है प्रेगनेंसी का, 9 महीने पूरे हो जाते हैं इसके एकदम नज़दीक,
तो जो प्लेसेंटा का भार हो जाता है वह 500 ग्राम तथा डायमीटर 20 से 22 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको करके रखना है, ठीक है। आगे है परिपक्व प्लेसेंटा। मैच्योर प्लेसेंटा एक सर्कुलर डिस्क के समान प्रतीत होती है। एक परिपक्व जो अपरा होता है वह एक सर्कुलर, एक वृत्ताकार डिस्क के समान प्रतीत होता है। कैसे? जैसे यह मैं मान लेता हूँ यूट्रस है, तो यूट्रस के अंदर यह कहीं भी ऊपर या तो इधर लगा होगा या इधर लगा होगा, ठीक है, या इधर लगा होगा या इधर लगा होगा, ठीक है। तो यह एक वृत्ताकार डिस्क की तरह जो है प्रतीत होता है। देख रहे हैं ना, ऐसे या दीवार के साथ अटैच होता है। तो ओके, आगे यहाँ पे है टर्म के समय, यानी समय जब डिलीवरी का होता है उस समय प्लेसेंटा का जो वजन होता है गर्भस्थ शिशु के वजन का लगभग 1/6 होता है। अर्थात गर्भस्थ शिशु और प्लेसेंटा के वजन का अनुपात 1:6 होता है, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जब पूरे समय कंप्लीट हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो उस समय जो प्लेसेंटा का वजन है और गर्भस्थ शिशु का वजन है वह 1/6 यानी 6 में 1 भाग जो है आपका प्लेसेंटा का होता है। समझ लीजिए, इतना वजन होता है। आगे है यहाँ पे मैच्योर प्लेसेंटा, यानी एक परिपक्व प्लेसेंटा लगभग 22 से 24 इंच तथा 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी नाभि नाल द्वारा फीटस से जुड़ी होती है। ये मैं तो ऊपर से बताते ही आ रहा हूँ कि अम्बिलिकल कोड नाभि, और कोड मतलब नाल। जो अम्बिलिकल नाल जो है वह आपके बच्चा से प्लेसेंटा में और प्लेसेंटा से बच्चा में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और प्लेसेंटा जो है यूट्रस के दीवार के साथ, जैसे बीच में बच्चा है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, तो ये प्लेसेंटा से नाभि नाल बच्चे के नाभि से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में, और पूरा यूट्रस है, यूट्रस के दीवार के साथ ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से सारा चीज़ जो है बच्चा को ब्लड हो गया, पोषण हो गया, हर चीज़ जो है इस नाभि नाल के द्वारा मिलता है बच्चा को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे आप लोग चलिएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे है मैच्योर प्लेसेंटा का लगभग 80% भाग फीटल ओरिजिन होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो परिपक्व प्लेसेंटा होता है उसका 80% भाग जो है भ्रूण से जो है आपका ओरिजिन होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। मैच्योर प्लेसेंटा का 20% से भी कम भाग मैटरनल ओरिजिन का होता है। कहने का मतलब है 80% भाग प्लेसेंटा का फीटल भ्रूण से उत्पत्ति होता है, और 20% भाग जो है वह मातृत्व जो है ओरिजिन होती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है प्लेसेंटा गर्भ अवस्था के दौरान अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है। यानी प्लेसेंटा जो होता है वह बच्चे को तो पोषण, ऑक्सीजन सब देता ही है, साथ में यह इंडोक्राइन ग्लैंड के तरह भी काम करती है। यानी यह जो है कुछ हार्मोन को भी प्लेसेंटा रिलीज करता है, ठीक है। तो ये आपका मैंने आज जो है चाइल्ड हेल्थ से और मैटरनल हेल्थ ऑब्स्ट्रक्टिव से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको कर दिया। उम्मीद है आप लोग ज़रूर देखते होंगे वीडियो को, और मैं यही कहूँगा कंसेप्ट को मजबूत करना है, थ्योरी को मजबूत करना है, तो मिक्स ऐसे ही वीडियो देखिए ताकि आपको हर टॉपिक क्लियर होगा। बाकी हम लोग शाम में मिलते ही हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ 6 बजे, तो आप उसको भी अटेंड जरूर कीजिए, ठीक है। CHO के कैंडिडेट है तो दोपहर में वीडियो आता है। ओके, धन्यवाद।